दोस्तों माजिद गुराई यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मोबाइल रिपेयरिंग की 13वीं वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि एक मोबाइल फ़ोन काम कैसे करता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम पहले ये समझेंगे कि एक मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं। इसके बाद हम ये समझेंगे कि ये पार्ट्स किस तरह काम करते हैं या एक मोबाइल फ़ोन किस तरह काम करता है। तो देखिए, ये हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है। हम इसको खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को बंद कर देते हैं। मोबाइल फ़ोन बंद हो गया। नाज़रीन, एक मोबाइल फ़ोन के सबसे ऊपर जो चीज़ हमें नज़र आती है ये इसका टच होता है। मतलब इसके शीशे में चारों तरफ कनेक्शंस होते हैं जहां से हमारे टच करने को सेंस किया जाता है। अगर इसको हम उतार दें तो उसके बाद जो चीज़ हमें नज़र आती है वो है इसकी LCD स्क्रीन, जहां हमें तमाम तस्वीरें नज़र आती हैं। LCD स्क्रीन को जब हम उतारें तो अब हमें मोबाइल फ़ोन का बोर्ड यानी PCB और अंदरूनी कंपोनेंट्स नज़र आते हैं। पहले हम फ्रंट कैमरा उतारते हैं जो कि अमूमन सेल्फी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके नीचे हमें इसका एयर पीस नज़र आता है जो कि हम कॉल सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम एयर पीस को भी उतार देते हैं। उसके बाद जो कंपोनेंट हमें नज़र आ रहा है वो है इसके पावर और वॉल्यूम बटन्स। हम इन्हें भी उतार देते हैं। उसके बाद नीचे वाले हिस्से में आ जाएं तो यहाँ पर स्पीकर, माइक, चार्जिंग पोर्ट और हैंड फ्री जैक मौजूद होते हैं। इन तमाम का कनेक्शन भी PCB से ही होता है। हम इन्हें भी बारी बारी उतार देते हैं। पहले हम स्पीकर को उतारते हैं जो कि म्यूज़िक सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम माइक्रोफोन या माइक को उतार देते हैं जो कि हमारी आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद चार्जिंग पोर्ट है जो कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज करने के लिए, जहां से चार्जिंग पिन कनेक्ट होती है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ बची है वो है इसका हैंड फ्री जैक। हम इसे भी उतार देते हैं। अब रह गया हमारा PCB, हम इसे भी उतार देते हैं। अरे वाह, PCB के नीचे तो और भी कंपोनेंट मौजूद हैं। चलें हम इन्हें भी उतार देते हैं। ये हमारा मेन रियर कैमरा है। उसके बाद एक और एंटीना है। जी जनाब, ये वाईफाई का एंटीना है। अब इसकी बारी है, इसको भी हम उतार देते हैं। अब बारी आ गई बैटरी को, इसे भी उतारिए। तो नीचे एक और एंटीना दिखाई दे रहा है। नाजरीन, ये GSM का एंटीना है, यानी कि नेटवर्क सर्विस पकड़ने के लिए जो एंटीना इसके अंदर होता है। तो नाजरीन, ये था कंसेप्ट कि एक मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। आइए अब समझते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन के अंदर दरअसल क्या प्रोसेस चलता है, या एक मोबाइल फ़ोन का PCB किस तरह से काम करता है। नाज़रीन, इस PCB को देखें, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ICs लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये ICs कौन से हैं और इनका काम क्या है। नाज़रीन, इन तमाम ICs के दरमियान में जो आपको बड़ा सा IC नज़र आ रहा है ये इसका CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आप देख रहे हैं कि बाकी तमाम ICs के कनेक्शन भी इस मेन IC के अंदर ही आ रहे हैं। उसके बाद सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पर जो IC है, दरअसल ये इसकी SSD यानी मेमोरी है। ये मुख्तलिफ गीगाबाइट्स मसलन 64, 128 या 256 GB की होती है। इसी के अंदर हमारा तमाम डेटा बामा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ होता है। आप देख रहे हैं कि इसके भी तमाम कनेक्शन जो हैं प्रोसेसर के अंदर ही आते हैं। ये इतनी ज़्यादा तारें इसलिए हैं ताकि प्रोसेसर और SSD आपस में तेज़ी से डेटा शेयर कर सकें। मेमोरी के नीचे जो दूसरा अहम IC है वो है RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। दरअसल ये भी SSD की तरह ही मेमोरी है, लेकिन ये उसके मुकाबले में सुपर फास्ट है। लेकिन इसके साथ मसला ये है दोस्तों कि अगर करंट बंद हो जाए तो इस पर मौजूद तमाम डेटा ख़त्म हो जाता है। अब उससे आगे आइए, ये हमारे मोबाइल फ़ोन का पावर IC है। इसका काम पूरे मोबाइल फ़ोन को पावर की तकसीम करना, चार्जिंग को कंट्रोल करना, ज़्यादा वोल्टेज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, मुकर्ररा हद से कम वोल्टेज पर मोबाइल फ़ोन को बंद कर देना होता है। इससे मज़ीद आगे आएँ तो ये नेटवर्क IC है। इसको GSM IC या RF IC भी कहते हैं। इसका काम मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल को पकड़ना और कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाना होता है। उससे मज़ीद आगे चलें तो हमें इसका GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट मिलता है। इसका मकसद ग्राफिक्स को प्रोसेस करना और फिर डिस्प्ले की तरफ भेजना होता है। आइए अब हम समझते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन किस तरह बूट करता है यानी ऑन होता है। सबसे पहले हम पावर IC पर मौजूद बटन को आपस में शॉर्ट करते हैं तो बूट का अमल शुरू होता है। सबसे पहले करंट पावर IC के अंदर जाता है तो वहाँ IC ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद पहले करंट की मुख्तलिफ चीज़ों को चेक करता है, मसलन बैटरी की वोल्टेज कितनी है। इससे वो बैटरी परसेंटेज का भी अंदाज़ा भी लगाता है।
क्या करंट मुकर्ररा हद से ज़्यादा तो नहीं? मसलन कि अगर 6 वोल्ट करंट आ रहा है तो पावर आईसी जो है मोबाइल फ़ोन को ऑन ही नहीं होने देता, मज़ीद आगे पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। और अगर वोल्टेज काफ़ी डाउन है, मिसाल के तौर पर 3.2 वोल्ट है, तो इसका मतलब है कि बैटरी 0% से भी नीचे ड्रॉप है, तो इससे भी मोबाइल फ़ोन को पावर आईसी ऑन ही नहीं करता। और हमारा मोबाइल फ़ोन जो है पावर बटन ऑन करने के बाद भी ऑन नहीं होता। फिर दूसरे नंबर पर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है कि बैटरी का टेम्परेचर कितना है। इस मकसद के लिए बैटरी के अंदर एक अलहदा पिन दी हुई होती है और बैटरी के अंदर एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है जो कि टेम्परेचर की रीडिंग लेकर मोबाइल फ़ोन को बताता है। कुछ मोबाइल फ़ोन्स में बैटरी के अंदर एक चौथी पिन भी होती है जो कि दरअसल बैटरी इंफॉर्मेशन के लिए होती है, जिससे मोबाइल फ़ोन की बैटरी के मुताल्लिक इंफॉर्मेशन यानी कौन सी कंपनी की है, कब मैन्युफैक्चर हुई, ये मालूमात मोबाइल फ़ोन को मिल जाती हैं। यही वजह है कि कुछ मोबाइल फ़ोन जो हमारे पास आते हैं वो ओरिजिनल बैटरी के अलावा किसी दूसरी बैटरी पर ऑन नहीं होते, क्योंकि मोबाइल फ़ोन बैटरी को कंपैटिबल नहीं समझता। अगर ये तमाम चीज़ें दुरुस्त हालत में होती हैं तो पावर आईसी आगे तमाम आईसीज़ को करंट पहुंचा देता है, जिससे तमाम आईसीज़ ऑन हो जाते हैं। जैसे ही करंट तमाम आईसीज़ को पहुंचता है ये तमाम ऑन हो जाते हैं और अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। ऑन होने के फ़ौरन बाद सबसे पहले सीपीयू अपना किरदार अदा करता है, वो मेमोरी को कांटेक्ट करके उसे बूट डेटा की रिक्वेस्ट भेजता है। फिर मेमोरी डेटा वायर्स के ज़रिए सीपीयू को डेटा भेजती है, जिसे वो प्रोसेस करने के बाद रैम के ऊपर स्टोर करता जाता है। 1 मिनट रुकिए, जब सीपीयू बूट लोड कर रहा होता है तो हमें स्क्रीन के ऊपर लोडिंग या कंपनी का नाम लिखा हुआ नज़र आता है। दरअसल जब बूट स्टार्ट होता है तो मेमोरी से जो पहले डेटा भेजा जाता है इसमें वो मालूमात होती हैं जो कि यूज़र को स्क्रीन के ऊपर दिखानी होती हैं, इस वक्त तक कि जब तक पूरा बूट लोड ना हो जाए। दरअसल इसमें भी बहुत सादा प्रोसेस चलता है। प्रोसेसर डेटा को जीपीयू में भेजता है, जिसे वो प्रोसेस करने के बाद स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है और अगली कमांड का इंतज़ार करता है जब तक कि सीपीयू उसे नया ग्राफिक्स डेटा ना सेंड कर दे। यहाँ एक और छोटा सा पॉइंट समझ लें कि अगर मोबाइल फ़ोन लोडिंग या कंपनी के नाम के ऊपर ही अटक जाता है और ऑन नहीं होता, मसलन सैमसंग के पर अटक जाता है या जो भी कंपनी का लोगो है उस पर ही अटक जाता है, तो इसका मतलब सादा सा ये है कि मोबाइल फ़ोन कामयाबी से बूट लोड नहीं कर पा रहा। हो सकता है कि मेमोरी पर बूट डेटा करप्ट हो गया हो और ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत हो। दोस्तों, जब बुनियादी बूट डेटा लोड हो चुका होता है तो सीपीयू RFIC यानी सिग्नल पकड़ने वाले आईसी से रब्ता करता है, जो कि सर्विस के मतलब क्या कैफियत है इसकी मालूमात मुहैया करता है। यूँ सब कुछ नॉर्मल होने पर हमारा मोबाइल फ़ोन बूट होने के बाद होम स्क्रीन के ऊपर आकर ठहर जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, मोबाइल फ़ोन के अंदर स्पीकर, माइक, कैमरा और मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर्स लगे हुए होते हैं। इन तमाम के कनेक्शन भी प्रोसेसर के अंदर ही आते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन्स के अंदर इन आईसीज़ के अलावा भी बहुत सी किस्मों के आईसीज़ लगे हुए होते हैं। मसलन GPS का आईसी, वाईफाई का आईसी, ब्लूटूथ का आईसी, एक्सेलरोमीटर आईसी, कंपास, इन तमाम के कनेक्शन भी प्रोसेसर के अंदर ही होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि एक मोबाइल फ़ोन किस तरह काम करता है। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल देखने का। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, हम आपकी एक एक लाइक को गिनते हैं। कोर्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप अपनी राय हमें दें, हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।